अगला टॉपिक है डिसऑनर ऑफ अ बिल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये टॉपिक लास्ट क्लास में किया था हमने कि हमने बिल भेजा है बैंक में कलेक्शन करने के लिए। ये बैंक हमें सर्विस दे रहा है कि ड्यू डेट पर हमें खुद याद नहीं रखना पड़ेगा, बैंक खुद जाएगा ट्रॉली के पास और पैसे लेकर के हमारे अकाउंट में डाल देगा। बैंक एक सर्विस दे रहा है, प्रीमियम अकाउंट होल्डर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, रेगुलर अकाउंट होल्डर के लिए चार्जेबल। और इस केस में अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, मतलब बैंक गया बीपी वाले के पास और बीपी वाले ने पैसे नहीं दिए, तो क्या होगा, क्या एंट्रीज होंगी, ये सीखना है जिसके केस में। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अगले पेज पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ रहा हूं सबसे लास्ट लाइन। सबसे पहले पढ़ना है सबसे लास्ट लाइन, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हाट अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एडू एंड गेट। तो बनाएंगे जी दो जर्नल, कमेंट रेडी जी, स्टार्ट करें। एडू परचेज गुड्स फॉर 21,000 रुपीज फ्रॉम गेट ऑन 1 फरवरी 19। मुझे एंट्री समझाने की जरूरत नहीं है सर, बेसिक एंट्री है परचेज की। परचेज करा है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू गेट क्रेडिट द गिवर 21,000 रुपीज का अमाउंट। 1 फरवरी 2019 की डेट दे रखी है परचेज करने की। 1 फरवरी 19 एडू ने परचेज करा, मतलब गेट ने सेल करा। एडू डेबिट टू सेल्स, एडू डेबिट टू सेल्स 21,000। एक बायर है, दूसरा सेलर। SALE। आगे बढ़ते हैं जी। एंड एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय गेट फॉर द सेम अमाउंट। इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसने बीपी इशू कर दिया। गेट्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। और इसने सामान बेचे थे, इसको पैसे लेने थे, इसको पैसों के बदले में फिलहाल बीआर मिला, एडू से मिला है, बीआर डेबिट टू एडू। अगर सेम डेट पे 2-3 एंट्रीज हो रही हैं तो डेट दोबारा लिखना ऑप्शनल होता है। जर्नल में ध्यान रखिए, एग्जाम की बात बता रहा हूँ, घर की बात नहीं बता रहा कि आप घर में जैसे मर्जी लिख लें। एग्जाम में अगर सेम डेट पर 2-3 एंट्रीज हो रही हैं तो डेट दोबारा लिखना ऑप्शनल होता है। आप लिखें तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर डेट बदल रही है तो मेंशन करना जरूरी। द बिल वाज पेएबल आफ्टर अ मंथ। 1 महीने के बाद जो है इसकी ड्यू डेट है, 1 महीने का बिल है। आगे लिखा है जी ऑन 25 फरवरी, मतलब कि 24 दिन के बाद गेट सेंट द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। उसने बीआर जो है बैंक को पकड़ा दिया। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर नाम की एसेट कम हो गई और बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की एसेट इंक्रीज हो गई। बीआर नाम की एसेट कम हो गई और बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की एसेट बढ़ गई। बीपी वाला कुछ नहीं करता सर, बीपी इशू करने के बाद वो सो जाता है, सीधा ड्यू डेट पे जागता। बीपी इशू करने वाला बीपी इशू करने के बाद सीधा ड्यू डेट पे जागता। तो सेंड करने की बैंक को यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हो रही बीपी वाले पे। द बिल वाज ड्यूली प्रेजेंटेड बाय द बैंक। सभी लोगों को 1 मिनट का समय दिया जा रहा है जी, कैलकुलेट करें ड्यू डेट। बोले नहीं आंसर, कॉपी पे खुद कैलकुलेट करें, फिर मैं कराऊंगा बोर्ड पे, चेक करेंगे। ड्यू डेट कैलकुलेट करें खुद से।
आंसर बोले नहीं जिसका आ गया। ध्यान रहे 1 मंथ और 30 डेज में फर्क होता है, 1 मंथ को 30 डेज ना पढ़े। हाँ जी, 1 फरवरी 19, इसमें जब मैं एक महीना ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 1 मार्च 19। डेज ऑफ ग्रेस के में जब मैं 3 दिन ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 4 मार्च 19। तो ड्यू डेट बैठी 4 मार्च 2019। सही दिली सभी की? चलिए, लिखा हुआ है द बिल वाज ड्यूली प्रेजेंटेड बाय द बैंक। बैंक ने प्रेजेंट करा एड्यू को कि भैया ये रहा आपका बीआर और हमें पेमेंट करो। एड्यू डिसऑनर्ड द बिल, एड्यू ने पेमेंट नहीं करी। नोटिंग हो गई? समझते हैं कुछ? 4 मार्च 19। देखो अगर ये पैसे दे देता तो यहाँ पर एंट्री क्या होती? बीपी डेबिट टू कैश, पेमेंट करेगा ना ये, और इसको पैसे मिल रहे हैं। नोटिंग नहीं करेंगे अभी आप सब? मैंने सिचुएशन ली कि सपोज बीपी वाला टाइमली पेमेंट कर देता तो एंट्री क्या होती? बीपी नाम की लायबिलिटी गायब और कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी। इसके पास पैसे आ रहे हैं, कैश नाम की एसेट बढ़ जाएगी और बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की एसेट कम हो जाएगी। हालांकि इसमें हमने बैंक में भिजवाया था बिल, इसलिए हम कैश की जगह बैंक प्रेफर करेंगे जहां डीलिंग बैंक से हो रही है। बैंक को पेमेंट यहाँ से भी पेमेंट बैंक के थ्रू ही मिली होगी, इसलिए यहाँ भी कैश की जगह बैंक। ये केस की एंट्री तब होती जब ड्यू डेट पर बीपी की पेमेंट हो जाती। अब क्वेश्चन कह रहा है बीपी की पेमेंट नहीं हुई, मतलब इसने पैसे नहीं दिए। तो वापस से गेट इसका बन गया क्रेडिटर। सिंपल सी बात देखिए, सर गुड्स परचेज करके लाए थे तो गेट हमारा क्रेडिटर बन गया था, लायबिलिटी बन गई। इस लायबिलिटी को हमने खत्म कर दिया था क्योंकि हमारे पास एक न्यू लायबिलिटी आ गई थी बीपी के नाम। बीपी की पेमेंट करी नहीं है, वो लायबिलिटी खत्म और वापस से गेट हमारा क्रेडिटर बन गया। अब वापस से गेट हमें पैसे मांगेगा। कंसीक्वेंस क्या होते हैं सर उसके प्रैक्टिकल लाइफ में? प्रैक्टिकल लाइफ में इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कोई जाकर के कोर्ट केस करे। अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर के जाते हैं, उसे बोलते हैं भैया बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरे पास, तुमने पेमेंट नहीं करी। तो वो दोबारा टाइम मांगता है, सर मेरे पास टाइम पैसे अरेंज होने थे कहीं ना कहीं से, वो अरेंज नहीं हो पाए तो मैं आपको थोड़े टाइम बाद पैसे दे दूंगा, या एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दो, या थोड़ी पेमेंट अभी लो थोड़ी पेमेंट बाद में दे देना। इस हिसाब से उनका आपस सेटलमेंट होता है। वो सेटलमेंट क्या हुआ फ्यूचर में उसके बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है हम वहीं तक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि सर बीपी डिसोनर हो गया है। तो ध्यान से देख लीजिए बीपी डिसोनर की एंट्री बीपी टू ड्रॉ, इसने बिल ड्रॉ किया जो बीआर वाला। बीपी पेमेंट की एंट्री बीपी टू कैश, बीपी पेमेंट ना करने की एंट्री डिसऑनर करने की एंट्री बीपी डेबिट टू ड्रॉअर, जिसने बिल ड्रॉ किया था जो बीआर वाला है उसे क्रेडिट किया जाएगा, वापस से वो क्रेडिटर बन जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की एसेट खत्म हो गई। हमने सोचा था पैसा आ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन पेमेंट डिसऑनर हो गई, पैसा नहीं आया। तो वापस से हमें एड्यू से पैसे मांगने। बिल डिसऑनर की एंट्री सुन लीजिए बीआर वाले के यहाँ क्या होती है। जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, एड्यू से लिया था। जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन इस नाम से हमने रिकॉर्डिंग की थी जब जिसको बीआर दिया बैंक को दिया। क्लियर हो गई जी बात? अच्छा आगे सुनिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है काम। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो ऐसे केस में क्या होता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें जैसे कि एफआईआर होती है, पुलिस में एफआईआर की जाती है। कोई अगर गलत करता है हमारे साथ, पुलिस में एफआईआर करवाते हैं, उसके बाद हमारे पास प्रूफ होता है। फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए मोबाइल खो जाता है और उस मोबाइल इस पे नंबर से कोई गलत चीज़ कर लेता है, सपोज कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या कुछ भी वट एवर ऐसे कुछ गलत चीज़ हो गई तो आप पर ब्लेम आ सकता है क्योंकि आपके नंबर से कॉल की गई है। तो ऐसे केस में आपका फर्ज क्या है कि कभी भी आपका फ़ोन चोरी हो जाता है आप तुरंत एफआईआर लिखवाएंगे कि जी मेरा मोबाइल नंबर है और ये वाला मेरा मोबाइल है, उसका बिल है और ये चोरी हो गया है, सिम ब्लॉक करवाएंगे। ये काम आप करेंगे, उससे आप सेफ हो गए।
कि अब चोरी हो गया है, मैंने एफआईआर लिखवा दी, मतलब इस डेट के बाद कोई भी गलत चीज़ होती है उस नंबर से, उस मोबाइल से, तो मैं लायबल नहीं। जैसे मूवीज़ में कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी कार चोर होता है, वो कार से जा रहा होता है और पुलिस को देख लेती है तो पता करती है, तो वो चोरी की कार होती है। या कोई नंबर से कॉल कर रहा होता है कोई चोर, तो वो भी जो है वो चोरी का मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल चोरी का होता है, तो ट्रेस नहीं कर पाते, तो चोरी वाले काम से ही होता है। खैर वापस आते हैं, तो ऐसे केस में सर एफआईआर का क्या कॉन्सेप्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज में? एक नोटरी पब्लिक होती है, जो कोर्ट होते हैं, एसडीएम ऑफिस होते हैं, उसमें बैठे होते हैं, वो नोटरी पब्लिक कहते हैं उसको। समझ लीजिए गवर्नमेंट के कोर्ट के पर्सन हैं, उनके पास जाते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर के कि देखिए जी इन्होंने पैसे देने थे और इन्होंने पैसे दिए नहीं, तो आप इसको नोटिंग कर लो। नोट रजिस्टर होता है उनके पास, नोटरी पब्लिक के पास एक रजिस्टर होता है, उसमें उस चीज़ की नोटिंग कर लेते हैं कि ये पर्सन आया था और ये बिल ऑफ एक्सचेंज था, इतनी पेमेंट करनी थी इस पर्सन की और इसने पेमेंट नहीं करी, ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई, एक तरह से एफआईआर हो गई। एफआईआर तो क्रिमिनल वाली होती है इन जनरल, ये समझ लो सिविल वाली एफआईआर हो गई, पेमेंट वाली एफआईआर। तो नोटरी पब्लिक के पास जाकर हम रिकॉर्ड करवा देते हैं, ठीक। उसमें नोटरी पब्लिक कोई ना कोई अपने सर्विस चार्जेस वगैरह कुछ लेते हैं, वो पे कर देते हैं वहाँ पर हम। उसके बाद हम मतलब सेफ हो गए कि हाँ इसने पैसे नहीं दिए थे तो हमने नोटिंग करवा ली। अब सामने वाला पेमेंट नहीं करता तो हमारे पास पूरा राइट है इस पर लीगल केस करने का। केस करने में सुन लीजिए, अगर हम किसी पर केस करते हैं तो केस करने का सारा खर्चा भी हम सामने वाले से रिकवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 3 लाख रुपए मेरे नहीं दिए, तो मैं इन पर केस कर रहा हूँ और मैं केस जीत जाता हूँ, तो 3 लाख रुपए तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। कोर्ट मुझे वो पैसे भी दिलवाएगा जितना मेरा खर्च हुआ है कोर्ट केस में। सपोज कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, कोई आना जाना पड़ा, किराया लगा, फोटोस्टेट का लगा, कुछ रजिस्ट्री के पैसे लगे, स्टैंप ड्यूटी लगी वगैरह, जो भी खर्चा हुआ वो सब दिलवाएंगे। सिर्फ एक चीज़ छोड़ करके एडवोकेट की फीस, एडवोकेट की फीस वो कोर्ट नहीं दिलवाता, बाकी पेमेंट सारे दिलवा देता, क्योंकि एडवोकेट की फीस एक ऐसी फीस है इसके अमाउंट में कोई लिमिट ही नहीं। मतलब मैं कहूँगी 1 करोड़ रुपये मेरे वकील की फीस गई, 3 लाख रुपए का केस है, 1 करोड़ रुपए अलग से मिल जाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना। तो वकील की फीस नहीं मिलती, बाकी सारे खर्चे मिल जाएंगे। तो नोटरी पब्लिक को जो पेमेंट करी है उसकी पेमेंट भी हमें बीपी वाले से मिल जाएगी, क्योंकि वो भी केस करने का तरीका होगा। थोड़ा सा मैं दूसरा लेता हूँ कि मान लीजिए चेक बाउंस होता है। अगर चेक बाउंस होता है तो चार्जेस लगाता है बैंक, दोनों अकाउंट होल्डर के। जिसने मान लीजिए इन्होंने मुझे चेक दिया और मैंने अपने अकाउंट में जमा करा दिया, सपोज 1 लाख रुपए का चेक, और वो चेक बाउंस हो गया, तो बैंक ने इनके चार्जेस लगाए 1000 रुपए के और मेरे भी चार्जेस लगाए 1000 रुपए। अब मैं इनसे 1 लाख रुपए नहीं मांगूंगा, 1,01,000 रुपए मांगूंगा। 1000 रुपए के चार्ज लगे हम आपकी वजह से लगे, समझ आ रही है बात। तो नोटरी पब्लिक के जो चार्जेस लगे हैं वो भी बीपी वाले की वजह से लगे हैं, उसने पेमेंट टाइम पर नहीं करी, तो वो उसी से मांगे जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, आगे क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ है एंड द बैंक पेड 100 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस। तो अब मुझे बताइए बीपी वाले से कितने रुपए लेने हैं? 21,100 रुपए। बीपी नाम की लायबिलिटी खत्म 21,000 रुपए से। नोटिंग चार्जेस नाम का खर्चा हो गया 100 रुपए, और अब गेट को पैसे देने हैं 21,100 रुपए। ये एंट्री कर रहा है बीपी वाला। बीपी नाम की लायबिलिटी पूरी गायब 21,000 रुपए से। 100 रुपए का खर्चा हो गया, खर्चा इसका बीपी वाले का, नोटिंग चार्जेस, और गेट को पैसे देने हैं अब इसको 21,100 रुपए। यहाँ पर आते हैं, एड्यू से पैसे लेने हैं 21,100 रुपए। बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की एसेट खत्म हो गई 21,000 रुपए की, और बैंक हमारे अकाउंट से 100 रुपए काट लेगा नोटिंग चार्जेस से। कोशिश करें समझने की, नोटिंग चार्जेस कहीं पर आया है, बैंक कहीं पर आया है, एक्सपेंस इसके पे करे इसने। सिचुएशन ये, थोड़ा एग्जांपल देखिए। कोई मान लीजिए मोहन एक पर्सन है और उसको पेमेंट करनी थी कुछ खर्चों की, और उसने कहा फिलहाल तू दे दे पैसे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। तो मैं एक्सपेंस की एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा मोहन डेबिट टू कैश। मोहन से मुझे पैसे लेने हैं और कैश कम हो गया, मैं तो ये एंट्री करूंगा। मोहन क्या एंट्री करेगा बताइए? इसके लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस डेबिट टू आशीष,
एक्सपेंस डेबिट करा क्योंकि खर्चा इसका, और इसके लिए एक लायबिलिटी हो गई कि आशीष को पेमेंट करेगा, मतलब मुझे पेमेंट करेगा। समझ पा रहे दोनों फर्क? मैं हूं ये, मैंने मोहन को, एक्सपेंस थे मोहन के, और उसने कहा कि अभी फिलहाल आप पे कर दो, बाद में मैं पे कर दूंगा। तो मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंस कहीं नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा खर्चा ही नहीं है। मैं एक्सपेंस नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा खर्चा ही नहीं है। मैं तो मोहन को डेटर बना दिया अपना, मोहन से पैसे लेने, और कैश मेरा कम हुआ। मोहन की एंट्री करेगा कि एक्सपेंस नाम का खर्चा हो गया इसका, जो भी एक्सपेंस है इस चीज़ का भी, और पेमेंट करनी है इसको आशीष को, तो लायबिलिटी क्रिएट हो। इसने कहीं पर भी कैश नहीं लिखा क्योंकि इसने कैश दिया ही नहीं, ना लिया। ठीक है, सिचुएशन सेम है सर। नोटिंग चार्जेस की पेमेंट ये कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है इसने टू बैंक अकाउंट 100 रुपये, लेकिन इसका एक्सपेंस नहीं है, इसलिए इसने कहीं पर भी एक्सपेंस नहीं लिखा। इसने पैसे नहीं दिए, इसलिए इसने कहीं पर भी कैश या बैंक नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक्सपेंस इसका, इसलिए एक्सपेंस ये डेबिट करेगा। एक्सपेंस का नाम है नोटिंग चार्जेस। कॉमन मिस्टेक बताता हूँ टेस्ट में, एग्जाम में क्या होती है, बच्चे बीआर वाले की बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट कर देते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए, बीआर वाले के यहाँ कभी भी नोटिंग चार्जेस नहीं लिखते क्योंकि खर्चा ही नहीं है उसका। नोटिंग चार्जेस हमेशा सिर्फ एक ही जगह लिखते हैं, बीपी वाले के यहाँ, क्योंकि खर्चा इसी का। आप नोट कर सकते हैं जी, और ऑर्डर तो कुछ है। साथ साथ होमवर्क जरूर करते रहें जो जो टॉपिक के बाद लिखा हुआ है। हर टाइप का एक क्वेश्चन करवाने का मेरा फर्ज है, लेकिन जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप घर पर, तब तक अच्छी कमांड नहीं आएगी आपकी। नेक्स्ट टॉपिक है सर डिसऑनर ऑफ अ बिल इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग। पढ़ो जब से लास्ट लाइन, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एडी एंड गेट। फॉर्मेट तैयार करें। खाका पेज में दोनों आ जाएंगे। स्टार्टिंग की 2-3 एंट्री बहुत बेसिक हैं, आप खुद से कर सकते हैं बिना मेरे बताए। कोशिश करें आगे आगे चलें मुझसे। Edu sold goods worth 19,000 to Gate on 2nd of March. 2nd March 19. Gate debit to sales 19,000. Mr. Gate है buyer. 2nd of March 19. Purchases account debit to Edu 19,000. एक सेल करने के एंट्री, परचेज करने के एंट्री। जरूरी नहीं है हमेशा क्वेश्चन परचेज सेल से ही स्टार्ट हो, क्वेश्चन उसका सिर्फ बीआर बीपी से स्टार्ट हो डायरेक्ट, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रहे जिसकी बुक्स है उसका नाम कभी ना लिखें। एडू की बुक्स में कभी एडू का नाम नहीं आएगा, गेट की बुक्स में कभी गेट का नाम नहीं आएगा, राम की बुक्स में राम का नाम नहीं आएगा। 4,000 rupees were paid by Gate immediately, and for balance he accepted a bill of exchange. चलिए जिसको कैश मिल गया है 4,000 का, भैया कितना रुपए का मिला? 15,000। कैश और बीआर एसेट हैं, एसेट इंक्रीज डेबिट,
क्रेडिट द गिवर, इसलिए गेट क्रेडिट। क्या एंट्री होगी एडी बुक्स में? कुछ ट्राई कीजिए। एडियो अकाउंट एडी नाम की लाइबिलिटी खत्म, बिल्कुल सही। टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश नाम की एसेट खत्म हो गई। और बीआर अकाउंट क्रेडिट, बीआर नहीं, बीडी पैसे लेने वाले के लिए बीआर, पैसे देने वाले के लिए बीबी। एक मिनट का समय, ड्यू डेट खुद से कैलकुलेट करें। 3 महीने का टाइम है, आंसर बोलेंगे नहीं। ड्यू डेट कैलकुलेट करें खुद से। बोर्ड में करता हूँ, चेक करेंगे आप। तो 2 मार्च 19 को बिल बना है 3 महीने का। 3 महीने अगर मैं ऐड करूँ तो ये 2 जून आता है, और 3 दिन में डेज ऑफ ग्रेस की ऐड करूँ तो ये 5 जून आता है। चेक करना सभी का सही आ रहा है आंसर। ड्यू डेट आ रही है जी 5 जून 2019। अब देखें जी, एडयू के पास बीआर मिल गया है 15,000 रुपए का, लेकिन 15,000 रुपए इसको मिलेंगे 3 महीने 3 दिन के बाद। इसके 15,000 रुपए बेचारे के ब्लॉक हो गए। सामान खरीद के लाया होगा बड़ा मुश्किल से, उधार में या कैश में, वो सामान बेचा, और बेचने के बाद कस्टमर कहता है कि पैसे 3 महीने बाद दूंगा। 3 महीने के लिए पैसा ब्लॉक हो गया। अब इसको और खर्चे भी करने हैं दुकान के, अपने क्रेडिटर को पेमेंट भी करनी है, और बिजनेस एक्सपेंड भी करना है। पेमेंट ऐसी ब्लॉक होती रहेगी तो बिजनेस कैसे करेंगे? तो उसकी फैसिलिटी एक बैंक देता है, सुनिए ध्यान से। एक फैसिलिटी बैंक देता है। क्या? ये बैंक के पास जाता है, वो कहता है जी ये बिल के बदले में मुझे 3 महीने 3 दिन के बाद पैसे मिलने वाले हैं। आप ये बिल मेरे से अभी ले लो, वो मुझे पैसे अभी दे दो, 3 महीने का इंटरेस्ट काट लो। रिपीट, 15,000 रुपए जो एडयू को मिलने हैं वो 3 महीने के बाद मिलने। एडयू बैंक के पास जाता है और कहता है कि सपोज 500 रुपए का इंटरेस्ट बनता है एग्जाम्पल, तो 500 रुपए आप काट लो, मुझे 14,500 रुपीज दे दो। अब मैं बिजनेस में पैसा लगा दूंगा और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लूंगा। बैंक का काम ही है ये इंटरेस्ट कमाना। तो बैंक कहता है ठीक है, पकड़ो 14,500, और ये बीआर हमारा हो गया पूरा 15,000 रुपए का। और ड्यू डेट पर हम जाएंगे बीपी वाले के पास, उससे 15,000 रुपए ले आएंगे। बैंक ने 500 रुपए कमा लिए इंटरेस्ट के। इसका नुकसान हो गया 500 रुपए का, लेकिन बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करके वो ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट कमा लेता है, उसके लिए इतना 500 रुपए इतना अमाउंट मैटर नहीं करता। तो इसी को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग कराना। जब बैंक के पास जाता है तो बैंक तो कुछ पैसे देगा, वो बैंक अकाउंट डेबिट के सामने लिखेगा। जो बैंक चार्जेस काटेगा इसको डिस्काउंटिंग चार्जेस इसके नाम से रिकॉर्ड करेगा, और बीआर नाम की एसेट गायब हो गई पूरे 15,000 रुपए। बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, चार्जेस काटने के बाद जो पैसा बचा, चार्जेस के सामने चार्जेस का अमाउंट, और बीआर नाम की पूरी एसेट खत्म। बीपी वाले को ध्यान से देखिए, अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात। बीपी इशू करने के बाद ये सो जाता है ड्यू डेट तक, इसको कोई मतलब नहीं है बीआर के साथ क्या हो रहा। बीआर ये अपने पास रखे, बीआर ये बैंक को तो जो मर्जी करे, भैया ड्यू डेट पर जो बीआर लेकर के आएगा ये पूरे 15,000 को उसको दे दे। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होनी डिस्काउंटिंग की। रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एडयू डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली विद हिज बैंक एट द रेट 12% पर एनम। 15,000 रुपए का बिल है, 12% का रेट है, और 3 महीने का समय। भाई 12% का जो रेट है ये तो 12 महीने का है, पर एनम लिखा हुआ है साथ में, तो पूरे साल का इंटरेस्ट का रेट है ये। तो हमें तो 3 महीने के लिए चाहिए टाइम, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 450 रुपीज बैंक ने चार्जेस काट लिए, तो अकाउंट में पैसे आए कितने होंगे हमारे? कितने आए होंगे? 14,550 रुपीज। 15,000 में से मैंने 450 रुपीज कट कर लिए, बाकी का बैलेंस अकाउंट में आ जाएगा। मुझे बताइए इतना ट्रांजैक्शन करने के बाद बीआर किसके पास है? बैंक के पास है। ड्यू डेट पर कौन किसके पास जाएगा? बैंक के जाएगा गेट के पास पैसे लेने के लिए, करेक्ट?
ड्यू डेट क्या बताई थी जी हमने? जून। इतना मैंने बोर्ड पे लिखा है, इतना नोटिंग कर लें, उसके बाद नोटिंग नहीं करेंगे आप। हाँ जी सर वो सीधा गेट के अकाउंट से डिडक्ट नहीं कर लेगा? बता दो, नोटिंग जहाँ तक कर रखी है बोर्ड पे वहाँ तक करें, तो प्लीज यस सर। उसके आगे नोटिंग ना करें, डिस्कस करते हैं। सर वहाँ कोई डेट मेंशन नहीं होगी बैंक में। बता दें। नोटिंग डन जी। यस सर। एक डाउट आया है कि सर सीधा सीधा बैंक गेट के अकाउंट से पैसा काट लेगा, इसके घर पे क्यों जाएगा, वो इसके ऑफिस में क्यों जाएगा? तो देखिए गेट का अकाउंट उसी बैंक में हो ये जरूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सेम बैंक में अकाउंट है भी तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बेस पर बिना परमिशन के किसी के अकाउंट से हम पैसे नहीं काट सकते। हमारे पास भले किसी का साइन किया हुआ कोई पेमेंट का प्रूफ है, उसके बिना परमिशन के बैंक अपने अकाउंट से पैसे नहीं काट सकते, उससे बिना पूछे तो बैंक से पैसे नहीं काटेगा। दूसरा डाउट ये आया कि सर यहाँ पे डेट कौन सी मेंशन होगी? डेट कोई भी मेंशन नहीं कर रखी क्वेश्चन के अंदर, तो सेम डेट कंटिन्यू चलते हैं, ठीक। अच्छा जी, अच्छा मैं ये मान रहा हूँ कि पेमेंट हो जाती है ड्यू डेट पर, तो एंट्रीज क्या होगी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको नोट नहीं करनी। 5 रुपए ये पेमेंट कर देता है सर बैंक को, बीपी डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। बताइए यहाँ पर एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। एक आंसर बताया बैंक डेबिट टू बी आर, और कोई आंसर? सर यहाँ पे नहीं होगी। सर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। एक आंसर आया कि नो एंट्री होनी चाहिए सर, हमको तो पैसे नहीं देंगे। और कोई आंसर? नो एंट्री करेक्ट है सर। देखो कितनी बार पैसे लोगे, पेमेंट तो एक ही बार मिलेगी। 14,550 पहले पैसे मिल चुके हैं हमें, तो हमने सामान बेचा था 19,000 रुपए का, 4,000 हैंड टू हैंड मिल गए थे, 15,000 हमें मिलने थे 3 महीने बाद। हमने जल्दी पेमेंट थी, हमें जल्दी थी पेमेंट लेने की, तो हमने 450 रुपीज काट करके बाकी पेमेंट अभी ले ली। अब बाद में क्यों ले ली हमने? तो अब पैसे नहीं मिलेंगे, नो एंट्री। नो एंट्री भी नहीं लिख के आना, को छोड़ देना, मतलब यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया एडियो का। हमने क्या सीखा सर? डिस्काउंटिंग वाले केस के अंदर सिंपल सी बात है सर, एडीयू को तो पैसे मिल चुके हैं बैंक से ऑलरेडी, अब एडीयू को तो ना पैसे लेने और ना पैसे देने, अब बैंक पैसे लेगा इससे, इसको तो ना पैसे मिलने और ना पैसे इसको देने, इसके यहाँ कोई भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये एक गारंटर का रोल प्ले करता है। क्या मतलब है सर गारंटर का? गारंटर का मतलब ये है कि जिस टाइम बैंक इसको पैसे देता है उस टाइम ये बात बोल देता है कि भाई बीआर आप दे रहे हो मुझे 15,000 रुपए का, गेट का साइन किया हुआ, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, गेट से पैसे ले लेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से गेट ने पैसे नहीं दिए तो हमारे पास टाइम नहीं है उस पर केस वगैरह करने का, हम आपको बीआर वापस पकड़ा देंगे, आपके अकाउंट से पूरे 15,000 रुपए काट लेंगे, फिर आप जानो गेट जानो। आई रिपीट, यहां पर एडीयू का रोल क्या है? गारंटर का रोल है। एडीयू बीआर पकड़ा रहा है बैंक को कि आप गेट से पैसे ले लेना, लेकिन एग्रीमेंट में ये भी साइन किया हुआ होगा कि अगर गेट पैसे नहीं देता तो इसके अकाउंट से पूरे 15,000 रुपए काटे जाएंगे, और फिर ये खुद केस वेस करना है गेट पर, या उससे जो भी सेटलमेंट करनी है वो आपसे सेटलमेंट रहेगी। मतलब बैंक को अल्टीमेटली 15,000 रुपए मिलने, गेट नहीं देगा तो यहाँ से काट लेगा वो 15,000 रुपए। समझ आ रही है बात? पढ़ते हैं क्वेश्चन में हुआ क्या है, लिखा हुआ है गेट उसके पास है ही नहीं तो अकाउंट होगा तभी बैंक डिस्काउंट कराएगा ना। अकाउंट में ना हो तो अकाउंट में बैलेंस ऑडी हो जाएगा, माइनस बैलेंस चला जाएगा। तो मान लीजिए मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस है और 200 रुपए डेबिट कार्ड चार्जेस लगे तो माइनस 200 रुपए दिखाएगा। आगे, ऑन द ड्यू डेट गेट डिसऑनर्ड द बिल, गेट ने पैसे नहीं दिए और बैंक को 30 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ गए। मुझे एक बात याद करके बताइए, पिछले क्वेश्चन से नोटिंग चार्जेस मुझे किसके यहाँ लिखना है? एडीयू के यहाँ या गेट के यहाँ? गेट। मिक्स आंसर आ रहे हैं अभी भी, आधे एडीयू बोल रहे हैं आधे गेट बोल रहे हैं। याद कीजिए, गेट के यहाँ जो बीपी वाला होता है खर्चा उसी का होता है नोटिंग चार्जेस का, हमेशा जो नोटिंग चार्जेस है आपको ये टर्म बीपी वाले के यहाँ ही लिखनी है। बीपी नाम की लायबिलिटी पूरी खत्म। नोटिंग चार्जेस नाम का खर्चा हो गया 100 रुपए का, और अब वापस से एडीयू क्रेडिटर बन गया, लेकिन इस बार 100 रुपए ज्यादा, 15,100।
सॉरी 30 रुपए, पिछले क्वेश्चन में शायद 30 और 15,030 रुपए। यहाँ पर आते हैं जी। अब रूल बताया था आपको, जब भी डिसऑनर होता है तो बीआर वाले की एंट्री क्या होती है? जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, जिससे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। उसने बीआर किससे लिया था? गेट से, किसको दिया था? बैंक गेट से कितने पैसे लेने हैं? 15,030। बैंक कितने पैसे काटेगा इसके अकाउंट से? 30 नोटिंग चार्ज के भी काटेगा बैंक। 15,000 बिल ऑफ एक्सचेंज के और 30 रुपीज नोटिंग चार्जेस के, बैंक पूरे 15,030 रुपए इसके अकाउंट से काटेगा। अब कंप्लीट हो गया जी, आंसर नोट कर सकते हैं आप। जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है डिस्काउंटिंग भी वही बैंक करता है। जाके जो क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो होमवर्क है वो ट्राई करेंगे। होमवर्क में पहले इलस्ट्रेशन ट्राई करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के आंसर। डाउट हो मार्क करो, उसको क्लास में लेकर के आओ, पूछो। हाँ सर इसमें ये सबसे बिग बिल डिस्काउंटेड, नहीं नरेशन में बीइंग बैड बैलेंस इंक्रीज्ड। बीइंग बिल डिस्काउंटेड, इसकी नरेशन है बीइंग बीआर डिस्काउंटेड। इस वाले एंट्री की नरेशन है बीइंग बीआर डिस्काउंटेड। नरेशन नहीं करेंगे तो मार्क्स दे दो। नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे पक्का। मैथमेटिक्स में पढ़िए अपने कुछ कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट चैप्टर के अंदर। सर अभी नहीं हुआ इंटरेस्ट। नहीं, ये बेसिक आपके 6th 7th 8th क्लास में था टॉपिक इंटरेस्ट का। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैं 10 लाख रुपीस आज एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के बाद वो 15 लाख बन जाते हैं। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू। दिस इज फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू। काम से पता लग रहा है, ठीक। तो पैसा बढ़ करके जब मिलेगा, इसको बोलते हैं मनी का कंपाउंडिंग करना, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पर जा रहा हूँ, इधर एरो बनाया है, ठीक। दूसरा केस देखो, मैं बैंक के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे 10 साल के बाद ना 15 लाख रुपए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है वो आफ्टर 10 ईयर्स इतना बड़ा हो जाएगा कि उसकी एजुकेशन या उसकी मैरिज में मुझे इतने रुपए चाहिए, तो मुझे बताओ आज मुझे कितने रुपए की एफडी करनी पड़ेगी। तो बैंक उस फ्यूचर वैल्यू को आज की वैल्यू पर लेकर के आएगा। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आना, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। ये मैथमेटिक्स के टर्म है, कंपाउंडिंग, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पर लेकर जाना, एंड डिस्काउंटिंग, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर के आना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में डिस्काउंटिंग ही हो रही है, क्योंकि हमें फ्यूचर वैल्यू पता है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज 15,000 रुपए का आई है, तो 15,000 रुपए 3 महीने बाद की वैल्यू है। 15,000 रुपए 3 महीने बाद मिलेंगे। तो आज की वैल्यू कितनी? तो फ्यूचर से प्रेजेंट पर आ रहे हैं, इसलिए इसको डिस्काउंटिंग बोल रहे हैं, इसलिए नाम भी डिस्काउंटिंग चार्ज है। हमेशा प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होती है। क्लियर हो गई ये बात? बच्चों को डाउट आता है इसमें, सर डिस्काउंटिंग मतलब डिस्काउंट वर्ड दिख रहा है मेरे को, इसमें डिस्काउंट कहाँ है? ये तो इंटरेस्ट चार्ज है सीधा सीधा, तो डिस्काउंट वर्ड क्यों आ रहा है इस नाम में? तो डिस्काउंटिंग मैथमेटिकल टर्म है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आने पर डिस्काउंटिंग है। प्रोसेस को भी नोट करेंगे, कॉपी में ध्यान रहेगा। इधर एरो बन रहा है, प्रेजेंट से फ्यूचर पे जा रहे हैं कंपाउंडिंग, इधर एरो बन रहा है, फ्यूचर से प्रेजेंट पर आ रहे हैं तो डिस्काउंटिंग। इससे आपको ध्यान रहेगा डिस्काउंटिंग वर्ड क्यों नोट करते हैं इस टॉपिक के अंदर। कल संडे है, कल 12 बजे क्लास है आपकी, सेम चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। कल संडे है 12 बजे सेम चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, 12 बजे की क्लास है आपकी। कोई नहीं आ पाए तो रिकॉर्डिंग देख ले ऐप से। चैप्टर की पहली क्लास जो है वो यूट्यूब चैनल पर है,
सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स ऐप पर अवेलेबल रहेगी। सर ये सेकंड टर्म स्टार्टिंग से दोबारा 11 लोकल बैच में कब से स्टार्ट है? सेकंड टर्म का जो सिलेबस जो मैं भी करवा रहा हूँ ये दोबारा स्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा 16 दिसंबर से मॉर्निंग वाले बैच में 11 AM। 16 दिसंबर को पहली क्लास होगी 11 बजे, मॉर्निंग में बैच है उसमें पहली क्लास होगी, दोबारा स्टार्ट होगा। उस बैच में बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका टर्म उनका एग्जाम हुआ नहीं है, इसलिए मैं उसमें टर्म 2 स्टार्ट नहीं करा। उनका एग्जाम खत्म होगा 15 दिसंबर को, इसलिए वहाँ मैं 16 दिसंबर से स्टार्ट करूँगा टर्म 2। तो आपके अगर टर्म 1 के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी तक हुए नहीं है, आपको लग रहा है अभी टर्म 2 करना ठीक नहीं है, तो आप मॉर्निंग वाले बैच में आ सकते हैं टर्म 2 करके। सर कल 11 से 12 हाँ जी, 16 दिसंबर से 11 से 12। कल कल नहीं, कल कल 12 बजे रखिए। 12 से कल संडे वाली क्लास है 12 बजे रखिए, 12 से 1। बढ़े जी आगे। टॉपिक है डिसऑनर ऑफ अ बिल, ब्रैकेट में एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का क्वेश्चंस किया हुआ है सर आपने, बिल ट्रांसफर कर देते हैं किसी और को और वो डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में क्या क्या एंट्रीज होंगी। पहले बताऊं जी, क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट लाइन, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एड्यू, गेट एंड मिस्टर जैन। बनाइए जी 3 जर्नल। एक पेज में तीनों आ जाएंगे, कितना स्पेस देते हो बना लीजिए। एक पेज में तीनों फॉर्मेट आ जाएंगे, कितना स्पेस देकर के बना लीजिए फॉर्मेट। ठीक है जी, on 1st January 2019 एड्यू ड्रू अ बिल ऑन गेट। इसमें बीआर वाला कौन है? एड्यू बीआर वाला। क्वेश्चन परचेज सेल से स्टार्ट नहीं है, सीधा बीआरबीपी से स्टार्ट है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एड्यू डेबिट टू बीपी। एड्यू के पास बीआर नाम की एसेट आ गई है और गेट के पास बीपी नाम की लायबिलिटी चालू हो गई है। इसे नोट कर लिया हो जी, कैलकुलेट करें ड्यू डेट, आंसर बोले नहीं। फर्स्ट जनवरी 19 को बिल बना था 3 महीने का, मंथ में 3 ऐड और डेज में 3 ऐड, तो ये डेट आ गई जी 4th of April 2019। 4th of April 2019 ये इसकी ड्यू डेट। पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। गेट एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एड्यू आफ्टर 10 डेज। 10 दिन के बाद, डेट बताना। सर 11th जनवरी, 1 जनवरी में 1 दिन बाद 2 जनवरी, इस तरीके से 10 दिन बाद 11 जनवरी डेट आएगी। 11th जनवरी को एड्यू एंडोर्स्ड द बिल टू हिज क्रेडिटर मिस्टर जैन। तो मिस्टर जैन को इसने ये बीआर दे दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 11th जनवरी 19 मिस्टर जैन डेबिट द रिसीवर टू बीआर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बन जाइए मिस्टर जैन के अकाउंटेंट, बताइए कि एंट्री की जाए। बीआर नाम की एसेट आ गई टू एड्यू, क्रेडिट द गिवर। यस 11th of जनवरी। बताइए जी बीआर किसके पास है अब? मिस्टर जैन। ड्यू डेट पर कौन किससे पैसे लेने जाएगा? मिस्टर जैन जाएगा मिस्टर गेट से पैसे लेने के लिए, करेक्ट।
ऑन ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड वगैरह। चलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ते आगे। मैं मानता हूँ सपोज पेमेंट मिल जाती है, ड्यू डेट पर पेमेंट मिल जाती है, तो मुझे बताइए कौन एंट्री नहीं करेगा? एडी को एंट्री नहीं करेगा। सर इसने बीआर लिया, सामने वाले को पकड़ा दिया, अब इसको अपना पैसे लेने ना पैसे दे, पैसे देने इसको हैं, पैसे लेने इसको। ड्यू डेट है 4 अप्रैल, नोटिंग नहीं करेंगे आप। कैश डेबिट टू बीआर, इसको पैसे मिल गए सपोज, यहाँ पर एंट्री क्या करूं? BP to cash. बीपी डेबिट टू कैश, इसने पैसे दे दिए, मतलब अगर ड्यू डेट पर पेमेंट हो जाती तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। इसके यहाँ ये दो एंट्री, बीआर मिलने की और एंडोर्स करने की, बीपी इशू करने की, बीपी पे करने की, बीआर रिसीव करने की, बीआर के अगेंस्ट पेमेंट मिलने की, बस ये 6 एंट्री होती टोटल, क्वेश्चन कंप्लीट। अगर ये क्वेश्चन क्या आता है कि पेमेंट टाइम पर नहीं हुई और 2000 रुपए नोटिंग चार्जेस और लग गए, तो देखिए हुआ क्या होगा, इमेजिन करने की कोशिश करें। मिस्टर जैन के पास बीआर है, मिस्टर गेट के पास जाता है पैसे लेने के लिए, इसने पैसे नहीं दिए, ठीक। अब ये मिस्टर गेट जो है ये कहाँ गया? ये नोटरी पब्लिक के पास जाता है, 1 लाख रुपए का बिल है जी, आप नोटिंग कर लीजिए। नोटरी पब्लिक वालों ने 2000 रुपए ले लिए इससे चार्जेस, तो 1,02,000 रुपए। अब ये क्या करेगा? अभी एडू के पास जाएगा, इसका बीआर पकड़ा दिया, पकड़ो इसको, 1 लाख रुपए का बीआर, 2000 मेरे लग गए, अब मुझे 1,02,000 रुपए आप दो। मिस्टर जैन इससे बोलेगा ये बात, ठीक। फिर इसके पास जाएगा, भाई तुमने बीआर के पैसे क्यों नहीं दिए, 2000 रुपए चार्जेस और लग गए, अब तो मुझे 1,02,000 रुपए दो। फिर होगी बात, इस तरीके से चैन चलेगी। तो यहाँ एंट्री करते हैं जी, पहले कैश तो नहीं आया सर, अब ये वापस एडीओ से पैसे मांगेगा 1,02,000 रुपए, कैश चला गया 2000 और बीआर 1 लाख। बीआर नाम की एसेट गायब हो गई 1 लाख रुपए की, कैश कम हो गया 2000 रुपए से, और इसको एडी से पैसे लेने हैं पूरे 1,02,000। जब भी बिल डिसऑनर होता है तो बीआर वाले के यहाँ क्या एंट्री होती है सर? जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। बताइए जी, जिससे किससे बीआर लिया था? डेट से किसको बीआर दिया था? Jan. कितना अमाउंट? 1,02,000. बीपी नाम की लायबिलिटी खत्म 1 लाख। Noting charges. नोटिंग चार्जेस सिर्फ बीपी वाले के यहाँ ही लिखा जाता है टू Edu. अगेन जिसे बिल क्वेश्चन दिया उसे क्रेडिट, वैल्यू क्रेडिट हो रहा है। अब ये पेमेंट इसको करेगा 1,02,000 की, ये पेमेंट इसको करेगा 1,02,000 की, ये होना। फ्यूचर पेमेंट फ्यूचर में हुई कि नहीं हुई इसके बारे में क्वेश्चन बता नहीं रखा, क्वेश्चन यहीं पर खत्म है कि बिल डिसऑनर हो गया, तो हमने वहीं तक अपनी एंट्रीज कंप्लीट कर दी। नोट कर सकते हैं जी, अब कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 2 केस रहते हैं आपके इस चैप्टर में, रिन्यूअल और रिटायरमेंट। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हम साथ करते रहें। चैप्टर कंप्लीट होते ही इसका टेस्ट होगा, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर आना है टर्म 2 के अंदर, तो आपका जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो यहीं पर होगा। हाँ जी बोले। बीपी लिखे यहाँ पर, ये बीपी वाला ना, नोट कर लिया जिसे मैंने? नहीं सर, Yes. जल्दी करें। सिक्सटी 70% एंट्री जो है हर क्वेश्चन में सेम है। इस चैप्टर में ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है, आसानी है। 20-30% ही चेंजेस आते हैं। जैसे एंट्री देखो पिछले क्वेश्चन में भी यही थी, बीपी डेबिट डेबिट टू ड्रॉअर, यहाँ पर ड्रॉई डेबिट था, क्रेडिट में बैंक था, इस बार एंडोर्स ही आ गया। बेसिकली जिसे बीआर दिया उसे करना क्रेडिट। जिसके पास बीआर होता है
टू कैश या टू बैंक वही लिखता है, क्योंकि नोटरी पब्लिक के पास वही जाता है, अल्टीमेटली इसके पास BR होता है ड्यू डेट, इसलिए टू कैश यहाँ पर आया। डिस्ट्रीब्यूशन में बैंक के पास BR था तो बैंक में लिखा था टू बैंक 2000। पढ़े जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। पढ़ता हूँ जी लास्ट लाइन, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ A, B एंड C। बनाइए जी 3 फॉर्मेट। देखिए दो एंट्री फालतू होगी इस क्वेश्चन के मुकाबले, स्पेस इस हिसाब से दें। तीनों की बुक्स में 1-2 एंट्री एक्स्ट्रा होगी पिछले क्वेश्चन के मुकाबले, उस हिसाब से स्पेस देते हुए फॉर्मेट बनाया। On 1st January 19, A sold goods to B। चलिए जी बेचें। B debit to sales 8,000। A सेल कर रहा है मतलब B बाय कर रहा है। Purchase is debit to A। एक के यहाँ सेल की एंट्री, एक के यहाँ परचेज की एंट्री। हर एक क्वेश्चन के बाद टॉपिक का नाम जरूर लिखते रहें, क्योंकि हर एक में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन नंबरिंग दे रखी है। एग्जाम के टाइम, रिवीजन के टाइम दिक्कत ना आपको, सर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, तभी 1 लिखा हुआ पता नहीं लग रहा। तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप टॉपिक का नाम जरूर लिखते रहें। इस टॉपिक को स्टार्ट करा हमने। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, on 4th January 19, A received from B 3,000 rupees and drew a bill payable 2 months after the date for the balance। BR कितने रुपए का हुआ? 5,000। सही, 5,000 रुपए का। कैश अकाउंट डेबिट 3,000 4th January 19। BR नाम की एसेट आ गई 5,000 की। क्रेडिट द गिवर 8,000। कैश आ रहा है 3,000 रुपए, BR नाम की एसेट आ रही है 5,000 रुपए, टू गेट क्रेडिट द गिवर फुल अमाउंट 8,000। अब गेट, अब सॉरी बी डेटर नहीं रहा। ए क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी पूरी खत्म, कैश नाम की एसेट कम हो गई 3,000 रुपए से, और बीपी नाम की लायबिलिटी चालू हो गई 5,000। सारी एंट्री कॉमन चल रही है, रिपीट चल रही है। एंडोर्समेंट वाले जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था पिछली क्लास के अंदर भी, तब भी डाउट आया था स्टूडेंट का। इस तरह मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास 20,000 रुपए का है, तो जरूरी मेरे सामने वाले को 20,000 रुपए देने हो, ज़्यादा देने हो, 21,000 देने हो या 19,000 देने हो, ऐसा भी हो सकता है। अमाउंट डिफर भी हो सकता है। तो डिफर के केस में बार्गेनिंग भी हो सकती है। मुझे किसी को 21,000 रुपये देने, मैं कहता हूँ अभी पैसे नहीं है, वो कहता है जी मुझे अर्जेंट ज़रूरत है पैसों की, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है 20,000 का पड़ा हुआ BR वो ले लो, बस वही है मेरे पास और कुछ नहीं, 10,000 रुपये डिस्काउंट मिल गया। सिचुएशन वही है जी। ऑन द सेम डेट A endorsed the bill to C in full settlement। फुल सेटलमेंट का मतलब ध्यान रहे डिस्काउंट होता है। जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एग्जाम में अवेलेबल नहीं होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, तो ग्रीन कलर से पोर्शन लिखा हुआ है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेट, डेट का मतलब लायबिलिटी होता है, डेट में ध्यान रखें बी साइलेंट होता है, डेप्ट नहीं पढ़ना, डेट पढ़ना। डेट मींस लायबिलिटी ऑफ 50,100, मतलब इसको 5,100 रुपए देने थे, सी नाम की लायबिलिटी खत्म 5,100 रुपए की, BR नाम की एसेट खत्म 5,000 रुपए की, और डिस्काउंट नाम की इनकम हो गई 100 रुपए। सी को पेमेंट करनी थी इसको 5100 रुपए की, 5,100 रुपए की, इसने कहा मेरे पास 5,000 का BR पड़ा हुआ है ये ले लो और पेमेंट नहीं करूंगा मैं। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई
100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है, मतलब इसको डिस्काउंट मिलना है, इनकम है, रेवेन्यू है, क्रेडिट। 4 जनवरी 19, इसके पास BR नाम की एसेट आ रही है 5000 की, डिस्काउंट अलाउड नाम का खर्चा हो गया 100 रुपए का, और एक डेटर नाम की एसेट खत्म पूरे 5100 रुपए से। देखिए 2% हमेशा अमाउंट सेम रहता, इसके यहाँ अगर C क्रेडिटर था 5100 रुपए से, तो C के यहाँ A भी डेटर 5100 रुपए से था। B के यहाँ अगर A क्रेडिटर बन गया 8000 से, A के यहाँ भी B डेटर होगा 8000 रुपए से। जो डेटर क्रेडिटर होते हैं उनका अमाउंट हमेशा मैच करना चाहिए। मुझे बताइए ड्यू डेट पर कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? CB के पास। मिस्टर C जाएगा पेमेंट लेने के लिए मिस्टर B के पास। सपोज पेमेंट हो जाती है, नोटिंग नहीं करेंगे आप लोग, मुझे पहले ड्यू डेट निकालते हैं। 1 जनवरी को बिल बना था और 2 महीने का बिल 4 मार्च, नोटिंग नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ देखेंगे। ध्यान रहे 4 तारीख में मत काउंट करना। एक सेकंड, बिल कब बना है? अच्छा बिल 4 तारीख को बना है, 7 तारीख आएगी बिल ड्यू डेट। बिल बना है 4 तारीख को, 1 जनवरी को सेल किया था और 4 जनवरी को कैश मिला और बिल ऑफ एक्सचेंज मिला। तो 4 जनवरी को बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, तो वहां से काउंट किया जाएगा टाइम पीरियड 2 महीने और 3 दिन का। 4 जनवरी में 2 महीने जोड़ोगे आप तो 4 मार्च आएगा, फिर 3 दिन जोड़ोगे तो 7 मार्च आएगा। सही है जी? इसको पैसे मिल जाते हैं और BR नाम की एसेट खत्म हो जाती है पूरी 5000। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पेमेंट मिल जाती है, तो एंट्री क्या होगी? यहाँ पर एंट्री क्या होगी? BP नाम की लायबिलिटी खत्म 5000 रुपए से, तो कैश और पेमेंट कर दी इसने, कैश कम हो गया 5। यहाँ क्या एंट्री होगी? कुछ भी नहीं। नो एंट्री। सर यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी, ना इसको पैसे देने ना इसको पैसे देने, पैसे देने इसको हैं, पैसे लेने इसको हैं, यहाँ कोई रूल नहीं। लेकिन हाँ ये गारंटर का प्ले कर रहा है रोल कि जब इसने BR दिया मिस्टर C को, अगेन मिस्टर C ने बोल दिया भैया पेमेंट कर देगा ये तो ठीक है, वरना मैं तुमसे ही पैसे लेने के लिए आऊँ। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड, पेमेंट नहीं हुई। B, अच्छा आगे नहीं पढ़ते फिलहाल, बिल डिसऑनर हो गया जी, क्वेश्चन नोटिंग चार्जेस नहीं। बताइए क्या करें यहाँ पर? वापस A से पैसे मांगे गए, यहाँ पर क्या करें? A को पैसे देगा, यहाँ पर क्या करें? बताइए। जिससे BR लिया हो उसे करो डेबिट, जिसे BR दिया हो उसे करो क्रेडिट। ठीक है, अभी नोटिंग नहीं करेंगे आप लोग। सर BR जिसके पास है, BR तो क्रेडिट होना ही होना है, BR तो खत्म होना ही होना है। पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो, नहीं मिल रहा तो जिससे BR लिया था उसे करो डेबिट। BP वाले के यहाँ सर BP डेबिट होना ही होना है, BP खत्म होना ही होना है। क्रेडिट में पैसे दे रहा है तो कैश, अदरवाइज जिसे BR दिया था उसे करो क्रेडिट, जिसे BR लिया था उसे करो डेबिट, जिसे BR दिया था उसे करो क्रेडिट। अगर पैसे मिला है तो एंट्री यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक चीज और सीखने वाली है इसके अंदर कि सर जब मिस्टर A मिस्टर C को BR दे रहा था तो एक्चुअल पेमेंट जो थी वो 5100 की। मिस्टर C ने डिस्काउंट इसीलिए दिया क्योंकि उसको पेमेंट तभी मिल रही है, लेकिन पेमेंट तो मिली नहीं, BR तो बाउंस हो गया, तो डिस्काउंट भी बाउंस हो जाएगा। 5100 रुपये इसको देने थे, इसने 100 रुपये का डिस्काउंट इसीलिए दिया था क्योंकि उसको पेमेंट मिल गई थी, भले बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में मिली हो, पर पेमेंट तो मिल गई थी, लेकिन पेमेंट तो बाउंस हो गई हो, तो डिस्काउंट भी बाउंस हो जाएगा। सिंपल सी बात सर, मैं मोबाइल पे परचेज कर रहा हूँ ऑनलाइन, 10,000 रुपये का फ़ोन है और 10% का डिस्काउंट है किसी कार्ड का, और पेमेंट फेल हो जाती है तो डिस्काउंट भी फेल हो जाएगा। ठीक बात है, तो डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएगा। अभी मिस्टर A से पूरे 5100 रुपये लेगा और डिस्काउंट अलाउड नाम का एक्सपेंस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी ये मिस्टर C को पूरे 5100 रुपये देगा और जो उसने इनकम बुक करी थी डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम की, वो इनकम गायब हो जाएगी।
रेवेन्यू डिक्रीज क्रेडिट, एक्सपेंस सॉरी रेवेन्यू डिक्रीज डेबिट। रेवेन्यू इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। ऐसे एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज तो क्रेडिट। समझ आ गई जी बात? अब नोट कर सकते हैं आप। जिसे बी आर लिया हो डेबिट, जिसे बी आर दिया हो क्रेडिट। बी से 5,000 रुपए लेने हैं, सी को 5100 रुपए देने हैं, डिस्काउंट रिवर्स हो गया। ये डिस्काउंट रिवर्स वाली बात मेजोरिटी बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 एंट्री रहती है। ध्यान रहे कल 12 बजे क्लास है। पेपर जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, टर्म 1 का अकाउंट्स का पेपर रहता है, मुझे डेट आप व्हाट्सएप करेंगे आप सभी। जिसका पेपर अकाउंट्स का रहता है टर्म 1 का, वो सब मुझे अपनी डेट एग्जाम की व्हाट्सएप करेंगे। बताइए, हम मिस्टर ए जाएगा मिस्टर बी से पैसे लेने के लिए 5,000 रुपए, तो तुमने पेमेंट नहीं करी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी हैविंग बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया सर, पेड नेट 60% ऑफ हिज एक्सेप्टेंस। इंसॉल्वेंट हो गया है तो इसको पैसे मिल रहे हैं सिर्फ 60%, 5,000 का 60% 3,000, बाकी का पैसा इसको नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया इसका बैड डेट्स 2,000। बी नाम का डेटर नाम का एसेट खत्म, 5,000। 5,000 रुपये लेने थे, इंसॉल्वेंट हो गया, 60% पैसा मिल रहा है। 5,000 का 60% 6,000 रुपये मिल रहा है, बाकी 2,000 रुपये नहीं मिल रहा है, बैड डेट्स नाम का नुकसान हो गया। ए लाइबिलिटी क्रेडिटर खत्म, कैश दिया 3,000 रुपये जो कि 60% आता है, और 2 डेफिशिएंसी अकाउंट जो इंसॉल्वेंट हो जाता है उसके लिए सारे प्रॉफिट और लॉसेस के लिए ये वाला अकाउंट ओपन किया जाता है, डेफिशिएंसी अकाउंट। मिस्टर ए ने मिस्टर सी को पेमेंट करी कि नहीं करी उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी एंट्री हम नहीं कर सकते। उनका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, वो एटलीस्ट रिवाइज करते रहें घर जाकर के। होमवर्क नहीं कर पाएंगे भले, अब एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन आप क्लास को रिवाइज जरूर करते रहें घर जाकर, जो क्वेश्चन कराएं। पेपर इसके खत्म हो चुके हैं, वो तो डेफिनेटली होमवर्क भी करें। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि आज के लिए इतना ही।